प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे साथियों, आज की क्लास एक बार फिर से आपके लिए काफी ज्यादा शानदार, जबरदस्त और मस्त होने वाली है, क्योंकि आप लोग परेशान हो चुके थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे सोशल साइंस में। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए खुश चुनिंदा प्रथम पाली और द्वितीय पाली के बच्चों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 50। यानी कि आज हम लोग 50 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, एक बार आप लोग फटाफट से पहले तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि हमारी आवाज आपके पास जा रही है ना। और बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बने रहना क्लास में पूरे अंतिम तक। और आज एक बार फिर से ऐतिहासिक क्लास की शुरुआत होगी शाम 6 बजे से सोशल साइंस की पूरे 500 ऑब्जेक्टिव। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी है आपके सीने में। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से जोरदार तरीके से शेयर कर देना, लाइक कर देना। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप लोग हमें फटाफट से साथियों बता देना। ओके, चलो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से भी पता है तो अभी नया रटने की कोई जरूरत नहीं है, नया याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसे भी लिख सकते हो। लेकिन साथियों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है, बस सुन लो भाई साहब, केवल सुन लो। लिखना कि दैनिक जीवन में सभी लोग आजीविका के लिए कई नई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, जिसमें वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होता है। उत्पादन के फलस्वरूप आय की प्राप्ति होती है। कह रहा है कि हमने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, और उसके फलस्वरूप जो हमें आय प्राप्त होती है, जो हमें इनकम प्राप्त होती है, अर्थव्यवस्था का अर्थ उसी व्यवस्था से है। तो अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है साथियों, वो उसी व्यवस्था से होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी आवश्यकता है, जैसे कपड़ा खरीद लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, कोई भी आवश्यकताएं है, कॉपी बुक कुछ भी लेना है, उसकी आवश्यकताओं को हम लोग पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था होती है। बस सिंपल सी भाषा में भाई साहब आप जाना, और पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप लोग लिख करके चले आ सकते हो, या इसके अलावा अगर कोई दूसरा आंसर याद किए हो तो इस समय इस आंसर को रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। बस सिर्फ इसे सुन लो, और जो जिनको नहीं याद है वो ये याद कर सकते हैं। एक बार सर शेयर करना। लव यू सर जी, लव यू बाबू, लव यू। चलिए, मोटिवेशन जी, कुमार गौरव जी, गुरु जी राम राम, राम राम बाबू, राम राम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बताओ रात की क्लास, ऐतिहासिक क्लास में मजा आई थी या नहीं आई थी। साथियों मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था भाई साहब कि आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा। सभी बच्चों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया था और उसे मुझे भेजा भी है प्रिंट आउट निकलवा करके। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी ऊर्जा लगाए हुए अपने परीक्षा के लिए साथियों, बहुत बेहतर होगा, शानदार होगा। उसी प्रकार सर ये 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद से। इसका भी अगर कोशिश हो सकता है तो पीडीएफ निकलवा लेना, नहीं तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। कह रहा भाई साहब बचत क्या है, क्या लिखोगे बचत के बारे में, किसको किसको पता है, ध्यान से बस सुनते जाना मेरे से, सुनते जाना। लिखना हम अपनी आय यानी कि इनकम को वस्तुएं सेवाओं पर खर्च करते हैं। जो भी हम लोग का इनकम होता है, जो भी हम लोग का पैसा रुपया होता है, जो भी आय होता है, उस पर क्या करते हैं, वस्तुओं पे खर्चा करते हैं, जिसे हम लोग उपभोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया खर्च ही उपभोग है। मान लो कि मुझे कपड़ा पहनना है, मुझे बुक लेनी है, मुझे किताब लेनी है, मुझे कोई भी वस्तु लेनी है, अगर उस पर हम पैसा अपना इनकम खर्च करेंगे, उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा में भाई साहब ये समझिए, ठीक है। और आय एवं उपभोग का जो अंतर होता है वही बचत होता है। कहने का मतलब हो गया कि हमारा जितना भी कमाई है, हमारा मान लो कि हम 10,000 रुपये मंथली में कमाते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में से हमने 5,000 रुपये या 7,000 रुपये मान लो कि मैंने खर्चा कर दी अपनी आवश्यकताओं पे, बच गया कितना, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हमारी बचत कहलाती है। बस सिंपल सी भाषा में सर कितना शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, बता दूं। यानी कि सपोज मान लो कि मैं 10,000 कमाता हूं, 7,000 अपनी आवश्यकताओं की वस्तु भी, जैसे कपड़ा ले लिया, कुछ और सामान ले लिए, खाने के लिए कोई वस्तुएं ले ली, उसमें से 7,000 खत्म हो गई। तो 10,000 में 3,000 जो रुपया बच जाएगा उसे हमने के क्या कह दें सर, वो हमने के बचत हो जाए। समझ में आई। अब कोनो परेशानी हुई बचत के बारे में आई तो लिख दबा, एक बार हो हल्ला करके भाई साहब स्माइल भेज दो फटाफट से बढ़िया से।
एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपका जो क्लास हम पढ़े हैं 500 का, उसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिया। भाई साहब वहां ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिया है, आपको वीडियो में कराए हैं, अब वहां पे भी आंसर दे देंगे तो फिर आपको जो है आंसर तो पहले ही पीडीएफ में दिखने लगेगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा? आपको पहले वहां पे आंसर उसका नीचे नोट करो। देखो जो मैंने पीडीएफ दे दिया है साथियों, उस पीडीएफ मैंने तो पढ़ा दी है। 500 क्वेश्चन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? पढ़ाई है। 500 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, 500 क्वेश्चन के मैंने पीडीएफ दे दिया जिसमें आंसर नहीं दिया भाई साहब। क्यों? क्योंकि आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आंसर अपने मन से निकालना। अगर वहीं पे मैं आंसर लिख दूंगा भाई साहब फिर से आपको तो लगेगा मैं तो याद है, तो इसलिए मैंने वहां नहीं लिखी है। आप उसका आंसर बनाओ एक कॉपी में, 500 क्वेश्चन को लिखो फटाफट से और फिर वीडियो से मैच करो कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है ना अनोखी बात? तो इस प्रकार से सर कर लो। चलो अगला देखो मेरे सर, अगला देखो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, जबरदस्त है। सर आज सोशल साइंस का ऐतिहासिक क्लास चलेगा शाम 6 बजे। एक बार हो हल्ला करके सर तैयार हो, एक बार बता दो सर क्लास लग चुकी है मेरे शेर, एक बार सर शेयर करो। कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे क्या लिखोगे जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा? तो लिखना विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका लक्ष्य व्यापार को उदार एवं लालची बनाना होता है। सिंपल सीख दे, सॉरी लालची बोला, लचीला, माफ करना सर, लचीला बनाना है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। और यह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां है गुरुदेव? तो आप क्या कहोगे? जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि जेनेवा में है। ठीक है, यह सभी देशों से मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। विश्व व्यापार संगठन के कारण आज सभी देशों के आपस में व्यापार बढ़े हैं और रिश्तों यानी कि रिलेशंस में मजबूती आई है। ठीक है, ये आप जो है एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ और भी आप याद किए हो तो उसे भी आप लिख सकते हो। एक बार लाइक करके गुरुदेव शेयर कर देना। एक बच्चा कह रहा है सर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूं, सर मैं अब क्या करूं? सर परेशान तो पहले मत होइए, अब कि कुछ नहीं पढ़े हो। सबसे पहले जो आपको अभी मैंने एक ऐतिहासिक क्लास शुरू की है जिसमें हर एक क्लास की, पहले ध्यान से मेरे बातों को सुनो सर, उसमें सर मिस्टेक करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। मैं बता दूं कि मैं अभी ऐतिहासिक क्लास शुरू किया हूं जिसमें पूरे 500 क्वेश्चन में कंप्लीट करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। उसके बाद से मैंने इसके पहले भी 500 क्वेश्चन करा दिया है, यानी 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का मैंने आपको दे दिया। बताओ भाई साहब, जिस चैप्टर से 1000 क्वेश्चन आपको, जिस सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव याद करा दिया मैंने, उससे बताओ 50 गो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, 40 गो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा? कैसी बात करते हो यार, उसी से तो आएगा, तो उसे पढ़ लो। तो आपको क्या करना, ये 500 पढ़ लेनी है। देन इसके बाद से एग्जाम के एक दिन पहले सर आपकी आएगी सबसे अंतिम रिवीजन, जिसमें कान में ईयरफोन लगाना होगा। पूरे 1000 क्वेश्चन का मैं कराऊंगा रिवीजन और उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इत्मीनान से जाना, एग्जाम देकर के आना। सर एग्जाम से स्माइल करते आओगे, ये गारंटी है सर मेरी, ये गारंटी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ सर मिल जाएगी, अभी परेशान मत हो। अगला देखो क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको? जल्दी बताओ फटाफट से, मुझे कमेंट करो सर इस क्वेश्चन का आंसर पता है। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम अब गाएगा। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? भाई साहब पीडीएफ तो कई जगह मैं दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे दे रहा हूं, टेलीग्राम पे दे रहा हूं, ज्वाइन तो हो जाया करो फटाफट से। लिखना कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें उपस्थिति कार्बन की मात्रा आधार पर कोयला को 4 प्रकारों में बांट दिया गया है। कोयला को कितने 4 प्रकारों में बांटा गया है, किसके आधार पर? इसकी मात्रा की, कार्बन की मात्रा के आधार पे। अब ध्यान से भाई साहब सुनना, एकदम शॉर्ट भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको मैंने लिखी है, जैसे देखते देखते आपको याद हो जाएगा अगर याद नहीं है तो। और इसके अलावा कुछ और भी परिभाषा लिखी हो, गलत नहीं होगा, आप उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन इसे भी ध्यान से बस सुन लो। कह रहे कि एंथ्रासाइट कोयला क्या है? सर 50 को सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, अगर एको को छोड़ के गया तो भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगी। चलो लिखना, सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट कोयला। लिखना कि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 90% से अधिक होती है। एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा बोलो कितना गुरुजी? बोलो 90%। यह अत्यधिक उष्मा देने के कारण धातु के गलाने के काम आता है।
ये इसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा होती है भाई साहब, जिसके कारण धातु को गलाई जाती है, इससे इसमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। देन इसमें कोकिंग कोयला, इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता भाई साहब कोकिंग कोयला किसे कहते हैं, आप कहना सर एंथ्रासाइट कोयला को कहते हैं। देन दूसरा बिटुमिनस कोयला होता है। इसमें वैसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% के बीच में रहती है, उसे बिटुमिनस श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अधिकांश कोयला इसी श्रेणी का है, इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। हमारे जो भारत है, हमारे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही है, इसको जो है इसको कोकिंग कोयला बनाया जाता है परिष्कृत करके। डन, इसके बारे में सर आएगा, आप लोग लिख देना सर, क्लास में बने रहो, छोड़ के जाओगे गुरुदेव तो दिक्कत हो जाएगी। अगला होता है सर लिग्नाइट कोयला, यह निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 30 से 70% तक होती है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भूरा कोयला किसे कहते हैं तो आप कहना सर लिग्नाइट्स कोयला को कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% लेकर के 70% होती है। आप ध्यान से सर सुन लो। चलो, एक होती है सर कोयला पीट कोयला। पीट कोयला अत्यंत निम्न श्रेणी का कोयला होता है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है भाई साहब, जो पूर्वी भारत के दलदलीय भागों में, दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी तरीके से सर आप इसे लिख दोगे। अगले क्वेश्चन की सर चर्चा करते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर याद है आपको? मुझे बताओ फटाफट से। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सर याद कर लो फटाफट से, क्योंकि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा इंपोर्टेंट जारी किया गया क्वेश्चन है। मैं आपको पहले गौर कर देता हूं, मैं पहले बता देता हूं भाई साहब, ध्यान देना। कह रहे कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो लिखना कि भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है? लिखना भारत के लगभग 2/3 भाग लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है कृषि से संबंधित कार्य है, कृषि से हम लोग जुड़े हुए हैं। राष्ट्र की आय 24% हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होती है, और 24% जो हिस्सा होती है वो राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होती है? तो सर सिर्फ कृषि से प्राप्त होती है। अगला लिखना कि भारत की भौगोलिक विविधता के कारण भारत में विविधता फसलों को उगाया जा सकता है। अगला लिखना कि भारतीय कृषि के अंतर्गत खाद्य के साथ साथ नकदी फसलों को भी उपजाया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, ये सब नगदी फसल है। करे कि चाय, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू, गेहूं एवं कपास आदि उत्पादन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। बाबू तारा एग्जाम में आई, एकदम आराम से जाकर के लिख दिया। उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद भारतीय कृषि आज भी काफी हद तक के क्या है, मानसून पर आधारित है। बोलो लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? एक बार सर शेयर कर देना। बच्चा कह रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं है सर, आपने इतनी करा दी और ऐतिहासिक क्लास आपने शुरू करा दी है सर, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है सर, सब्जेक्टिव में टेंशन है। तो ये सब्जेक्टिव के हम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में क्यों करा रहा हूँ भाई साहब? कम से कम आपको 200-300 अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है भाई साहब, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा सर, कोई समस्याएं नहीं होगी। बस आप इसे देख लो। इसमें गड़बड़ करते हो भाई साहब, क्लास को अच्छे से नहीं देखते हो या फिर क्वेश्चन को रटते नहीं हो बढ़िया तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाएगी। अगला है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर क्या होता है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा खास है भाई साहब। क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है? एक बार मुझे बताओ कि क्या इस प्रश्न का उत्तर पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पापा के सर नहीं बोले सर आप मुझे भूल गए? नहीं भाई साहब नहीं भूले हैं, सबको याद करके रखे हुए हैं। बस एग्जाम है उसलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादातर कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। तो ये ध्यान देना सर, इत्मीनान से बस कान में ईयरफोन लगाकर बैठ जाओ, शांत जगह और सुनते रहो। कहना कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में अंतर स्वामित्व के आधार पर निर्धारित होता है। अब सुनना, सार्वजनिक उद्योग सुनना। सार्वजनिक जो उद्योग होता है वो क्या होता है? तो वैसे उद्योग जिनका नियंत्रण अथवा स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है उसे हमें सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जो सरकार के हाथों में उद्योग होता है, जिसका स्वामित्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उदाहरण के फलस्वरूप जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, एसआईएल हो गया, सीआईएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, LOCL हो गया, LPCL हो गया, बरौनी खाद कारखाना इत्यादि जो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है? सार्वजनिक उद्योग होते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव के निजी उद्योग के बारे में। अब निजी कहने से ही पता चल रहा है कि भाई साहब वो निजी होगा यानी अपना होगा। जिन उद्योगों का संस्थाओं
जिन औद्योगिक संस्थाओं का स्वामित्व निजी हाथों में होता है अथवा किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में होता है उसे निजी उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं। उदाहरण स्वरूप रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, गोदरेज हो गया, रेमंड हो गई, एसीसी सीमेंट हो गया, बिरला समूह हो गया, ये हो गया। ये सारे के सारे क्या है सर, निजी कंपनी है, ये निजी है। जैसे आप समझते हैं ना, रेमंड जो आता है, गोदरेज जो आता है, रिलायंस वाला जो है, ये सारा का सारा क्या भाई साहब निजी है। तो ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो भाई साहब ये स्वामित्व के आधार पे आप इसमें अंतर लिख सकते हो, आप इसके बारे में बता सकते हो। डन सर, इत्मीनान से देखो और अच्छे तरीके से समझो। अगला, और मैं बता दूं सर, ऐतिहासिक जो क्लास आपकी शुरू हो रही है शाम 6 बजे से, उसको तो हर हाल में नहीं भूलना है। ये बात भाई साहब ध्यान रहे आपको, क्योंकि भूलोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 5 दिन में 5 सब्जेक्ट की 500 क्वेश्चन कंप्लीट में करा दूंगा, ये ध्यान रखना है ना। कह रहा कि भारत के निर्यात या आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख कर दीजिए। भारत की निर्यात और आयात की जाने वाली जो वस्तु, उसका क्या क्या वैसा उसके लिख के तो लिखना। भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुएं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सूती वस्त्र, लौह अयस्क, खनिज एवं कृषि संबंधी उत्पाद शामिल हैं। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लौह धातुएं, रसायन और अन्य धातुएं और अन्य वस्तुएं जो इसमें शामिल होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो सर, आयात होने वाली और निर्यात होने वाली दोनों वस्तुओं का आप समाहार, आप दोनों वस्तुओं के बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी मेरे मोबाइल में डाटा 1 GB ही रहता है, इसलिए वीडियो नहीं देख पाता हूँ सर, मैं बाद में देख लेता हूँ। भाई साहब बाद में नहीं, आप देखो इस समय नहीं करो, आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हो, थोड़ा सा भाई साहब अब रिचार्ज तो आपको कराना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ, है ना। तो उसको के लिए थोड़ा सा मम्मी पापा से बोलो। बस कितने दिन की बात है भाई साहब, लगभग ज़्यादा 20-15-10 दिन की बात है, यानी जब तक एग्जाम की बात है, बस 1 महीने का और रिचार्ज करा लो। अब उसके बाद से भाई साहब शांत हो जाना है। कह रहे कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं को उल्लेख कर दीजिए। भाई साहब धान की खेती के लिए जो बिहार है, बिहार में धान की खेती होती है, कह रहा है कि उपयुक्त भौगोलिक दशाओं जो होती है इसके बारे में चर्चा कर दीजिए। तो आप क्या लिखो सर, एक बार लाइक करके सर शेयर कर देना। आप लिखना कि धान एवं खरीफ फसल है, धान जो है एक खरीफ फसल है, इसके लिए बिहार में उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला कंडीशन क्या है, लिखना कि इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो हमारे बिहार में पर्याप्त मात्रा से मिल जाती है। दूसरा, धान की, यहाँ धान होगा, धान की खेती के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो हमारे बिहार में हो जाती है, लेकिन इस वर्ष थोड़ी सी कम हुई थी कहीं कहीं इलाके में। देन अगला, इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जो बिहार में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। बस सिंपल सी भाषा सर, एकदम लॉलीपॉप तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगला, धान की खेती में पर्याप्त श्रम लगता है, बिहार में इसके लिए सस्ता श्रम, यानी कि श्रम का मतलब होता है वैसा मजदूरी, इसमें मजदूरी लगता है, तो इसमें मजदूरी जो उपलब्ध है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि बिहार धान की फसल के अत्यंत अनुकूल दिशाएं होती है। जो हमारे बिहार होती है, इसमें काम करने के लोग कम पैसे पे जो है काम कर लेते हैं, बहुत मेहनती होते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हमारी धान की खेती जो होती है वो इस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि धान की खेती में बहुत सारी मेहनतें होती हैं। पहले जुताई कराओ, फिर उसके बाद से क्या किया जाता है, आप लोग तो पता है ना, जुताई कराओ, फिर उसको बिया को क्या करो, उसको उपजाओ। जब इतना बड़ा बिया हो जाता है, जो बीज हो जाता है ना, तो बीज को क्या करते हैं, फिर से उसको पानी, अब दूसरे खेतों में जब उसको पानी पूरे करते हैं, फिर उसको खुड़वाया जाता है, उसको आकर के उसको बनाया जाता है, वो औरतें करती है ना, फिर उसकी रुपाई होती है, फिर उसकी सिंचाई, मतलब कई प्रकार की कामें होती है धान में। तब जाकर के वो धान जो है वो उगता है, फिर उससे चावल निकलता है, तो हम लोग बड़े आराम से खाते हैं, है ना। चलो अच्छी बात है सर। अगला देखना, हाँ मैथ के लिए मैंने एक दिन में कितने 25 क्वेश्चन बताए थे ना एक वीडियो में। मैथ के लिए भी ऑलरेडी मैंने सब्जेक्टिव बना रखा भाई साहब, और डेली आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में कंप्लीट करा रहा हूँ, बस टेंशन मत लो, बस सिर्फ रिवीजन कर लो। सर साइंस का क्वेश्चन का भी हो जाएगा सर, इसके लिए परेशान मत होइए। गुरुदेव अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव की
पीड़ित होती है। साथियों, ये क्वेश्चन जैसे ही आपका एग्जाम में आप लोग इसके बारे में सर लैंगिक असमानता के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा में सर, एक एक बार में मैं आपको बस दोहरा दे रहा हूं, आपको रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे एग्जाम में आएगा तो आप परेशान मत होना, आराम से लिख के चले आना। ठीक है, इत्मीनान से बस इसे सुन लिया करो। ठीक है, अब वो समय निकल चुका है जब मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर के एकदम गींजता रहूं। गींजना का मतलब समझते हो भोजपुरी में, मतलब कि उसमें एकदम खगोलता रहूं, क्योंकि मैं अगर खगोलना शुरू कर दूंगा भाई साहब तो आधे घंटे लग जाएंगे एक क्वेश्चन में। अब आधे घंटे जब लग जाएंगे तो समझो कि एग्जाम में समय नहीं है और हमें कम समय में ज्यादा प्रॉफिट करनी है, यानी कि बेहतर करना है, इसलिए सर ध्यान देना। करेक्ट। ग्राम रक्षा दल से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा खास है, आप एग्जाम में आएगा, आप इसे क्या लिखोगे गुरुदेव? ध्यान से देखना। आप लिखना ग्राम रक्षा दल के बारे में कि ग्राम स्तर पर ग्राम रक्षा दल के गठन का प्रावधान है। इसकी जिम्मेदारी गांव की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। प्रत्येक वार्ड के किसी एक सदस्य को क्षेत्र पदाधिकारी बनाना है। क्षेत्र पदाधिकारी के बीच से ही एक को दलपति चुना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है भाई साहब तो ग्राम रक्षा दल के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। वॉलंटियर के बारे में समझते हो? वॉलंटियर के बारे में आप उससे अगर जोड़ करके देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे क्या करेंगे, पंचायत स्तर पर ग्राम रक्षा दल के गठन का प्रावधान है, यानी कि पंचायती स्तर जो होता है हम लोग का, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड वगैरह आते हैं, उसमें इसको प्रदान करने की व्यवस्था है। इसकी जिम्मेदारी गांव की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। इसका मतलब क्या नाम है कि गांव की जो सुरक्षा व्यवस्था वो बना रहे, ठीक ठाक से रहे। प्रत्येक वार्ड के किसी एक सदस्य को क्षेत्र पदाधिकारी बनाना है। जैसे प्रत्येक वार्ड का एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है सर? क्षेत्र का पदाधिकारी बनाया जाता है। क्षेत्र पदाधिकारी के बीच से ही एक को दलपति उसका चुना जाता है। ये बस आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख देना। चलो अगला देखो क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफी खास क्वेश्चन है। कह रहे कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं गुरुदेव? जैसे ही आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, क्या लिखोगे सर? इस बार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा सर? इस बार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा भाई साहब? इस बार एग्जाम में 50% क्वेश्चन, मैं डरा नहीं रहा हूं, 50% क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान देखने को मिलेंगे। 50% क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए क्वेश्चन रहेंगे। मैं पहले कह देता हूं, इसलिए गुरुदेव आप लोग फटाफट से अच्छे तरीके से अध्ययन करिए। ऐसा ना हो कि आप केवल सिंपल क्वेश्चन पढ़ लिए कि एग्जाम में यही आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है ना, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम लिया जा रहा है और क्वेश्चन सिर्फ बुक एक ही है। मैं अपने बातों से, मैं अपने ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं। आप जो है इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया था इस वर्ष, ये आपका जो सेंटअप का एग्जाम हुआ था, उसमें का क्वेश्चन आप बना देते थे अच्छे से, बिना पढ़े लिखे, मतलब बिना किताब से देखे। उस तरह के जो क्वेश्चन आया है जो मॉडल पेपर में इंटरनेट पर जो जारी किया बिहार बोर्ड, उसी आधार पे सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखोगे तो 50% क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन 50% में सिंपल क्वेश्चन वो भी था, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिर्ची डाल दिया गया है ना। तो इसको सर गौर करना है सर, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। और उसे एक बार और मैं कहूंगा भाई साहब कि आप एक बार मॉडल पेपर को उठा करके चेक करो। इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया गया, वैसे मेरे वेबसाइट पे भी है, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो डीएलएस एजुकेशन मंटू सर मॉडल पेपर, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर ऑनलाइन टेस्ट। मैंने जो कुछ मन करे सर्च करो भाई गूगल पे, मैं वहां पे अवेलेबल हूं, जहां जो भी चीज चाहिए आपको मिल जाएगी। लिखना वंशवाद से आप क्या समझते हैं? आप लिखना कि वंशवाद या परिवारवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद कई शासक बनते जाते हैं। वंशवाद भाई भतीजावाद का जनक और इसके एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। भाई साहब ये क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सर लिख करके चले आना। डन, आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। चलो अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कर दीजिए, जो इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बता दिया था भाई साहब गैरिबाल्डी के बारे में। ये क्वेश्चन लिख लो, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास है। क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है? इसका उत्तर क्या आपको पता है? जल्दी मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, चलिए साथियों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो
इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ा क्योंकि बार बार कॉल आ रही थी और इंपॉर्टेंट थी थोड़ा सा, बस 1 सेकंड के लिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लिखना गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। भाई साहब ध्यान से सुनिए, महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी एक नाविक था। क्या था भाई साहब? जैसे एग्जाम में आएगा आप क्या लिखोगे कि महान क्रांतिकारी जो गैरिबाल्डी था वो एक नाविक था। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में वो मेजिनी के विचारों से समर्थक था। वो मेजिनी के विचार से क्या समर्थक? किसमें? प्रारंभिक में यानी कि शुरुआत में ही। लेकिन बाद में काबूर के यानी कि काउंट काबूर के विचारों से प्रभावित होकर के सैद्धांतिक राजतंत्र की वकालत करने लगा। भाई साहब ये ध्यान देना, उसने अपने स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और गणतंत्र की स्थापना कर डाली। ध्यान से सुनना, काउंट काबूर द्वारा रोम पर आक्रमण की योजना के विरोध के कारण गैरिबाल्डी ने रोम अभियान को त्याग दिया। भाई साहब आगे, इटली दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, और त्याग और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल देते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति ही राष्ट्र को ही सौंप दी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है किसके बारे में, अगर आपके एग्जाम में आता है सर गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो आप आसानी तरीके से भाई साहब इसके बारे में लिख करके आ सकते हो। बोलो यस या नो? बिल्कुल गुरुदेव। अगला क्वेश्चन सर 13 नंबर, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो ध्यान देना। लिखना, सोवियत रूस के अंतर्गत कई राष्ट्र शामिल थे। किसके? सोवियत रूस के अंतर्गत जो है वह कई राष्ट्र शामिल थे। इसमें स्लाव प्रमुख थे तथा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियां भी थी। इन सब की भाषा एवं जीवन शैली में काफी भिन्नता थी, यानी कि अलगाव थी। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति के कारण सभी अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, संस्कृति तथा शिक्षा व्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा। उसके बाद लिखना सर, इस नीति के खिलाफ 1863 में पोलो ने सर्वप्रथम विद्रोह कर दिया था। कब विद्रोह किया था? तो याद करना सर 1863 ईस्वी में। ठीक है, आप सिंपल से बस सुनते जाओ। जिसे निर्दयता पूर्वक दमन कर दिया गया। धीरे धीरे अन्य सभी अल्पसंख्यक समूहों का आक्रोश रूसी राजतंत्र के प्रति बढ़ता चला गया, अंततः क्रांति का कारण बन गया। अतः क्रांति का यह रूप ले लिया था। सिंपल सी आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। सर अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है गुरुदेव? क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है और सबसे ज्यादा भाई साहब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर एक बार लाइक करके शेयर करना। सर जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सर जो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं 500 क्वेश्चन अभी मैंने ऐतिहासिक क्लास में पढ़ा रहा हूं, 500 क्वेश्चन इसके पहले में पढ़ा दिया हूं, तो उसी से क्वेश्चन सर आने के समय, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन चुना हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं अभी कह रहा हूं सर आप एक बार आप चेक कर लो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखोगे कि आ रहा है तो इसका संभावना है कि भाई साहब आगे भी आएगा। लेकिन अब मान लो कि बोर्ड पे डिपेंड है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। हमने जो है पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका टाइम हम बर्बाद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं और आकर के समय निकाल करके पढ़ाई करते हैं, और मैं आपका टाइम ऐसे ही खा जाऊंगा बिना मतलब का कोई क्वेश्चन ला करके, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप खुद जांच करते हो सर, आप समझदार हो चुके हो, आप खुद क्वेश्चन पेपर उठाओगे, खुद जांच करोगे तो खुद पता चल जाएगा। चलो, कह रहा है कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का वर्णन करिए, ध्यान से समझना। कह रहे कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा खतरनाक रासायनिक हथियार जैसे एजेंट ऑरेंज तथा फास्फोरस बमों का व्यापक प्रयोग किया गया। इन रासायनिक हथियारों ने नापाम एवं एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार कर देता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलना शुरू कर देता है। ये ऐसा एक प्रकार का रासायनिक है, ऐसा एक मिश्रण होता है जो क्या करता है, जो त्वचा से चिपक जाता है और जलना प्रारंभ कर देता है। जलना यानी कि जलन देना, जलते रहता है।
दूसरी तरफ एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियां भाई साहब झुलस जाया करती थी। इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया, बहुत सारे वनस्पतियों को खराब कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कहती है इसके कारण पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ पौधे भी मृत पड़ जाते। जब पत्तियां ही झुलस जाएगी तो फिर ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होंगी, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो फिर तो पत्तियां ये पेड़ तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अमेरिकी द्वारा इसका प्रयोग जो है जंगलों, खेतों, आबादी तीनों पर व्यापक रूप से किया गया। अमेरिका द्वारा इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया गया, कहा जंगलों में, खेतों में और आबादी में, सब जगह इसका उपयोग किया गया। इस जहर का असर आज भी वहां के विकलांगता के रूप में दिखा जाता है, यानी कि इसका जहर का असर आज भी इतना खतरनाक जहर था कि आज भी उस जहर का असर देखने को मिलता है। वहां के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग ही होते हैं, किसी का हाथ ना हो, किसी का आंख ना हो, किसी का पैर ना हो, किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई प्रॉब्लम, ऐसा देखा जाता है। इतनी खतरनाक ये जहर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो चंपारण आंदोलन है, चंपारण से कितने कितने बच्चे मुझे एक बार बता दो, ध्यान से सुनना। लिखना कि चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917 से 18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका लक्ष्य यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। अगर आपके बारे में आता है तो आप इसके बारे में इतनी सारी बातें लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको पहले से कोई क्वेश्चन का आंसर याद है, मतलब इसका आंसर याद है, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर नया पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन देख लो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका पहले से आंसर पता है तो आप उसे याद कर लो, नहीं पता है तो सर ये याद कर लो। अगला, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय बहुत ही अनमोल है। कह रहे विश्व बाजार की लाभ एवं हानि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, विश्व व्यापार के लाभ के बारे में। तो विश्व व्यापार ने पूंजीपति, मजदूर एवं मध्यम वर्ग नामक 3 सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, रेल, सड़क, खनन तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई। 19वीं सदी के प्रारंभ से अंत तक विश्व बाजार में लगभग जो है 25 से 40 गुना की वृद्धि हो गई थी, है ना। 25 से 40 गुना वृद्धि हुई। अब सर बात करते हैं सर इसकी हानियां की, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उससे लाभ और हानि दोनों होती है। तो लाभ के बारे में तो हमने जाना, सर इसकी विश्व बाजार की हानियां क्या थी, तो ध्यान से सुनना। विश्व बाजार ने अफ्रीका एवं एशिया में एक अत्यंत शोषणकारी व्यवस्था, उपनिवेशवाद को जन्म दिया। विभिन्न देशों के स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योगों को एक व्यवस्थित नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। विश्व व्यापार बाजार ने गरीबी तथा भुखमरी जैसे मानवीय संकटों को भी जन्म दे दिया। जो संकट है, इससे संकट भी पैदा हो गए साहब भाई साहब, इससे विश्व व्यापार ने गरीबी और भुखमरी जैसी मानवीय संकट को भी इन्होंने क्या कर देता था, जन्म दे दिया। क्योंकि इन्होंने लघु एवं छोटा और कुटीर उद्योग क्या किया, ये व्यवस्थित एक नीति जो इसे समाप्त कर दी। ये बात ध्यान देना। आगे सर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ये वाला बहुत ही खास है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन पर संक्षिप्त वर्णन कर दीजिए। बाढ़ की स्थिति में अपनाया जाने वाला जो आकस्मिक प्रबंधन है वो क्या क्या है, तो ध्यान से लिखना। बाढ़ की स्थिति में पहला आकस्मिक कार्य जो है, बाढ़ से घिरे लोगों के जान की सुरक्षा करना। इसके अलावा उनके मवेशियों को भी सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाने का कार्य। सबसे पहला प्राथमिक कार्य यही होता है कि भाई साहब जो भी उसमें लोग फंसे हैं उससे पहले बाहर निकालिए। जो भी वहाँ पे जैसे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है उसे ऊंचे स्थान पे पहुंचा दें। इस कार्य के लिए कुशल नाविकों, नावों, रबर के गुब्बारों तथा लाइफ जैकेट पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लोगों तथा उनके बच्चों के लिए शुद्ध भोजन, स्वच्छ पेयजल, गर्म दूध की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई बाढ़ में फंसा हुआ, उसे मैं बाहर करके निकाल करके लेके आ गया भाई साहब, नाव वगैरह किसी भी माध्यम से, तो उसकी उचित व्यवस्थाएं खाने की, भोजन की होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दे, कुछ भी कर दे, तो फिर उनकी तो एक तो माइंडली प्रेशर है, फिर समस्याएं और दिक्कत हो जाएगी। करे बाढ़ की समस्या बरसात के समय ही होती है, अतः बरसात से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक की चादरों की भी होनी चाहिए।
अब जो बाढ़ की समस्या होती है वो सबसे ज्यादा भाई साहब बरसात के मौसम में होती है, जैसे हो गया जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, इस मौसम में होती है बाढ़ की समस्या। तो उस समय प्लास्टिक की जो चीजें आती है उसका उपयोग ज्यादातर हो, ताकि बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति वो भींजे ना, भींजेंगे तो क्या होगा, सर बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी, उनकी तबीयतें खराब हो जाएगी। इसकी व्यवस्थाएं होना चाहिए। आएगा क्वेश्चन तो लिख देना। अगला सर कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिख दीजिए। क्या इसके बारे में आपको याद है? सर बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। लिखना कि भूकंप के दौरान उठने वाले कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः प्राथमिक P, द्वितीय S और दीर्घ L तरंगों के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, पहला प्राथमिक तरंगे सबसे पहले सतह पर पहुंचती है, सबसे पहले। दूसरा द्वितीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है और इनकी गति प्राथमिक तरंगे से थोड़ी सी कम होती है। दीर्घ तरंगे भूतलीय स्तर पर उत्पन्न होती है। ये तरंगे सबसे धीमी लेकिन सबसे विनाशकारी होती है। ये सबसे धीरा तो उत्पन्न होता है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भूकंपीय तरंग क्या है और भूकंपीय तरंगों के नाम जो है लिखिए, तो आप लोग आसानी से सर लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलो फटाफट से। यस गुरुजी। सर अगला क्वेश्चन, सर पूरे 500 क्वेश्चन सर पढ़ाने वाले हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन। अगला, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ के समय में मिट्टी की नमी को अगर बनाए रखना तो क्या करना चाहिए? तो देखो, सुखाड़ के समय में, सुखाड़ की स्थिति में नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मिट्टी पर घास एवं अन्य आवरण जो है, जैसे पेड़ पौधे जो है उसका आवरण होना चाहिए उस पर। अगला कि वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बादल आकर्षित हो सके। सबसे ज्यादा जो वृक्षारोपण जो है वो हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, वृक्ष को रोपने का कोई नाम नहीं ले रहा है। जहां जहां वृक्ष है उसको साफ करके भाई सब घर बनाया जा रहा है। तो इसके कारण सब नमी समाप्त हो जाएगी, बादल आकर्षित नहीं होंगे, बारिश नहीं होंगी, फिर समस्याएं हैं, फिर दिक्कत है। कारण कि कम सिंचाई में तैयार होने वाले फसलों को लगाना चाहिए, जैसे मशरूम हो गया, नागफनी हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, अन औषधीय पौधे जो है, इस प्रकार से पौधे को भी उपयोग में लाना चाहिए, उससे लगाना चाहिए। अगला, कृषि कार्य में ड्रिप तंत्र विधि से सिंचाई करनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, पानी की बहुत ज्यादा क्या करते हैं सर, बर्बाद करते हैं। अगर हम लोग को नहाना भी होता है तो भाई साहब एक बाल्टी से काम नहीं चलता। अभी तो भाई साहब एक बाल्टी में आधा बाल्टी में काम चल जाएगा ठंडी के मौसम में, लेकिन जैसे गर्मी आती है भाई साहब एक बाल्टी से कौन 5 बाल्टी से नहाते हो? तुम ही लोग नहाते हो, हम लोग नहाते, सब कोई नहाते ही नहीं नहाता है सर। ये बर्बादी है और ये काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें भाई साहब, गर्मी का मौसम जैसे आती है भाई साहब, अगर पैर भी धोना है ना तो 1 बाल्टी चाहिए। ये होता है नहीं होता है मुझे बता दो फटाफट से। यस सर जी बिल्कुल होता है ये एक बच्चा कह रहा है कि राजा खान बोल रहा है कि सर जी आपका वीडियो देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। लव यू गुरुजी, लव यू बाबू, लव यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होती है ना, तो इस प्रकार सूखे की स्थिति को से हम लोग मिट्टी में इस प्रकार से करके मिट्टी की नमी को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में सर लिख लेना। अब 5 बाल्टी या 10 बाल्टी से आज से नहीं खेना आएगा थारा, ठीक बा, ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन का होता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान से समझना। कह कि आपदा के प्रारंभ होते ही, यानी कि आपदा जब शुरू होता है तो आपदा का मतलब क्या होता है भाई साहब, घटना। मान लो कि कहीं दुर्घटना हो गई, उसे आपदा का रूप दे देंगे। मान लो कि कहीं अचानक से भूकंप आ गया, इसे आपदा कहते हैं। मान लो कि कहीं ये सुनामी आ गया, आपदा है। चक्रवात गया, आग लग गया, ये सारे के सारे क्या आपदा है, जिससे घटनाएं होती है, घटित होती है, जान माल की क्षति होती है, वही आपदा होती है। ठीक है, आपदा के बारे में सिंपल सी डिफिनेशन बस यही याद कर लो। ठीक है, आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य के किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि उसे हम लोग निजात पालने, सुरक्षा पाले, उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक प्रबंधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु आम लोगों की एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखो अगर कोई भी आपदा आती है ना, तो इसमें मान लो कि कहीं आग लग गया, अब भाई साहब तुम अकेले बाल्टी से पानी एकदम फेंके जा रहा है, बूतेगा कभी, मतलब वो बूझेगा नहीं, बूझेगा। उसके लिए क्या है सर, एकजुटता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोगों की भीड़ चाहिए वहां पे, ताकि सभी लोग एक ही काम कर सके। तो ये काम अगर होता है ना, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलो, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। अगला सर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, इतिहास से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि मेजनी कौन था? बहुत ही सिंपल सर क्वेश्चन है कि मेजनी के बारे में। तो ध्यान देना, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और एक योग्य सेनापति था।
जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण मन थे। मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों को गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पूरे इटली पर जाकर के इटली को क्या किया, इटली के कारण का प्रयास किया, इटली को एकीकरण का प्रयास किया था। इटली के एकीकरण होगा भाई साहब, एकीकरण का प्रयास किया था। अगर आता है मेजनी के बारे में तो सिंपल सी भाषाएं लिख सकते हो, या फिर आपको कुछ याद है, ठीक है, तो आप आसानी से सर लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन है सर, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। ये आएगा तो क्या लिखना, किसी भी देश किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादन किए गए वस्तुओं को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त की गई, यानी कि जो उससे हम लोग अर्जित करते हैं, जो प्राप्त आय नहीं होता सर, आय को क्या कहते हैं सर? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लो कि हमारा देश भारत है, इसमें क्या है सर, एक वर्ष में जितने उत्पादन की गई है वस्तु और जितने भी जनसंख्या इसे जब भाग दिया जाता है तो जो भी हम लोग का आय प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला सर जरूर लिखना आपने एग्जाम में, आप लिखना कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है किसी देश द्वारा अर्जित किया गया कुल आय बटा कुल जनसंख्या, है ना। जितने भी वस्तु उत्पादन किया जाता है उससे आय प्राप्त होती है, और जितने भी जनसंख्या होती है जब उससे हम लोग भाग देते हैं भाई साहब, तो वही क्या है सर? प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम में आएगा, क्या लिखोगे ध्यान से समझना। कि पूंजीवाद का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। क्या होता है? जिसमें व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। यह एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ को अधिक मनमाही दी जाती है। ठीक है, अगर ये पूंजीवादी आता है तो भाई साहब पूंजीवादी के बारे में आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर आप एक मोटिवेशन शायरी बोलिए। अच्छा मोटिवेशन शायरी बोल दें, सुनोगे? कल जो बोले थे वही बोल देते हैं ना। कल क्या बोले थे? ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है आपके सीने में। महादेव की सौगंध है मुकाबला टक्कर की होगी, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। चलो अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? मोटिवेशन तो बोलते रहेंगे, कुछ ऊर्जा तो देते रहेंगे, फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार का जो है वो वर्णन कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे? लिखना कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन को चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिल गया। कोचीन चीन फ्रांसीस पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। इसके साथ साथ फिर भी 1862 ईस्वी में अनाम को सैन्य बल पर संधि कर के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस की अधीनता में आया। तो इस प्रकार से अगर हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार के वर्णन के बारे में अगर लिखना चाहते हो तो भाई साहब आप आसानी से लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? जो न्यूनतम मजदूर कानून था, तो लिखना न्यूनतम मजदूर कानून 1848 ईस्वी में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी क्षमता के मुकाबले मजदूरी निश्चित किया जाए ताकि कारखानेदार उनका शोषण नहीं कर सके। इनके साथ ही उनके काम के घंटे भी निश्चित किए गए। न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित किया गया जिससे मजदूर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। इसके साथ साथ साप्ताहिक अवकाश का भी दे दिया गया। साथियों ये जो न्यूनतम मजदूरी कानून है ये सबसे बेस्ट हुई मजदूरों के लिए। ठीक है, इसमें ये नियम लिया गया कि भाई साहब पहले क्या होता था, दिन रात खटाया जाया जाता था। भाई साहब काम करते रहो, काम करते रहो।
इससे भाई मजदूर जो है पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं, तो उनकी और उसके बाद से इनको केवल खाने को दे दिया जाता है, थोड़ा बहुत कैसे भी करके। परिवार की स्थिति के लिए कोई ध्यान नहीं था, कहाँ जाए कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब नई न्यूनतम मजदूर कानून आया, उसके से यह निर्धारित कर दिया गया भाई साहब आप एक निश्चित घंटे काम करेंगे, उसके बदले जो है आपको पैसा दिया जाएगा, आपका कोई शोषण नहीं करेगा। इसके साथ आपकी पारिवारिक जो स्थिति है उसे भी आपको देख लेना होगा, यानी कि उसके बाद आपको छुट्टी भी मिलेगी, यानी कि एक साप्ताहिक छुट्टी जिसे संडे के रूप में हम जानते हैं, रविवार की छुट्टी दी जाती है, रविवार की छुट्टी होती है। अगला कि खनिज को परिभाषित कर दीजिए भाई साहब, आखिर में खनिज क्या होता है। तो लिखना कि खनिज में प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें धरती के अंदर से खोद करके निकाला जाता है। खनिज प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं। ये क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसके बारे में भाई साहब खनिज के बारे में लिख सकते हो, या फिर इसे साइंस वगैरह में भी आपने पढ़ा है, बड़ी अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। अगला गुरुदेव कह रहे कि छापाखाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। छापाखाना, तो लिखना छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया रूप प्रदान कर दिया। मुद्रीकरण की कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है, लेकिन छापाखाना का विकास सबसे अधिक यूरोप में हुआ, क्योंकि चीनी, जापानी और कोरियन इत्यादि भाषाओं में 40,000 से अधिक वर्ण थे, जिसके कारण लकड़ी के टाइप बना करके टाइप करना काफी मुश्किल था। इसलिए मुद्रण कला का आरंभ यानी कि प्रारंभ यूरोपीय देशों में काफी तेज से होने लगा, क्योंकि इसमें केवल 26 वर्ण ही थे, है ना। कितने वर्ण थे? सिर्फ 26 वर्ण थे। इसमें इससे सबसे ज्यादा होने लगा, लेकिन इसमें क्या 40,000 से बहुत ज्यादा इसमें वर्ण थे, इसे उसे रोका गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता है सर वस्तु विनिमय प्रणाली, तो क्या आपको इसके बारे में याद है? अगर याद है तो भाई साहब क्या लिखोगे ये ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे तरीकों से लिखना कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें किसी भी वस्तु अथवा सेवा के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यह विनिमय प्रणाली मुद्रा के विकास से पहले प्रचलित थी। जैसे कि 1 किलो चावल के बदले 200 ग्राम दाल, 2 बैलों के बदले 10 बकरियां इत्यादि। भाई साहब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान बदल लेना। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, जब भी आपको आइसक्रीम खाने का मन करता था, बर्फ खाने का मन करता था, आप लोग जो है चावल या गेहूं जो भी आपके पास है वो देते थे, और वो जो बेचने वाला था वो आपको बर्फ दे दिया करता था। यही हो गई सर वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें कोई निश्चित क्वांटिटी ही नहीं थी यार कि मैं कितना दे रहा हूं वो कितना दे रहा है ना। इसके लिए सर मुद्रा की विकास की गई। मुद्रा यानी कि पैसा का विकास हुआ, तब से जाकर के निश्चित हो गया भाई साहब कि 2 रुपए दोगे 2 रुपए का ये सामान मिलेगा, 10 रुपए देगो तो 10 रुपए का ये सामान मिलेगा। ये अच्छा हो गया। पहले जो था ना वो सबसे बड़ा घटिया काम था यार। चलो अगला कह रहे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो लिखना धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र से किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी धर्म को नीचा अथवा बुरा नहीं दिखा सकता। इसकी पूरी आजादी रहती है। ऐसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष देश है ना, अच्छा हाँ सॉरी राज्य है। भारत के प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्या भाई साहब धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में वैसे होते हैं जिसमें कोई भी आकर के अपने स्वतंत्र रूप से रह सकता है। हम लोग देखते हो भाई साहब किसी भी जाति के कोई भी हो, ये आप करके यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, किसी को कोई भी किसी तरीके से बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भारत को छोड़ करके अगर अन्य देश की बात करते हैं, अन्य राज्य की बात करते हैं, क्या बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन सर 30 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे खास क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। आपके एग्जाम में आएगा सर, आप क्या लिखोगे? आप लिखना कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक सैनिकों के द्वारा रूस में पेट्रोग्राम, कचहरी, डाकघर और अन्य सरकारी संस्था पर नियंत्रण कर लिया गया था तथा करेंसी सरकार रूस छोड़कर के भाग गया था। यह घटना नवंबर को हुई, लेकिन पुरानी कैलेंडर के अनुसार, यहां पे कैलेंडर छूट गया है, कैलेंडर के अनुसार यह घटना पुरानी ऋषि, ये गड़बड़ हो गई ना लिखने वाला,
पुरानी ऋषि कैलेंडर के अनुसार यह घटना जो अक्टूबर में घटित हुई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ये तो हुई थी भाई साहब नवंबर 1917 में, लेकिन जो पुराने कैलेंडर थे उसके अनुसार ये घटना क्या थी सर, अक्टूबर में हुई थी, इसलिए हम लोग इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से इसे हम जानते हैं, अक्टूबर क्रांति ये होती है। अगला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन कह रही है भाई साहब कि भारत की 2 नगदी एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम बता दीजिए। तो लिखना कि नगदी और रेशेदार फसल का उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है। भारत के 2 नगदी और 2 रेशेदार फल के नाम निम्नलिखित है। जैसे मैं बात करता हूं सर नगदी फसल में, तो ईख हो जाएगा और चाय पत्ती हो जाएगा, नगदी फसल है, इसको बेचो और पैसा ले लो। अगर रेशेदार फल में बात करते हैं सर, जूट हो गया, कपास हो, ये सभी रेशेदार फल होते हैं, बस इसे याद कर लो, आपके एग्जाम में आएगा सर, इसे अप्लाई कर देना, लिख देना। अगला है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। अगर आता है सर विश्व बाजार किसे कहते हैं, उसके बारे में आप क्या लिखोगे, आप लिखना कि विश्व बाजार का तात्पर्य ऐसे बाजार से है जिसमें विश्व के सभी वस्तुएं सीधे आम जनता को उपलब्ध हो जाती है, विश्व बाजार कहलाता है। भारत की मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी भी है, विश्व बाजार का एक अच्छा उदाहरण है। वैश्वीकरण के कारण ही विश्व बाजार अस्तित्व में आया था। ऐसा भी ये लिखना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। एक बार जितने भी बच्चे सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको क्लास आगे से नहीं मिल पाएगी, सिर्फ आपको दिक्कत होगी, सिर्फ आपको परेशानी होगी, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन सब सबसे पहले तो मुझे ये नीचे कमेंट करके बताओ कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम को मैं बताऊं तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर यानी कि स्वचालित टेलर मशीन होता है। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा होता है जिसे 24 घंटे की कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। एटीएम जो है ये एक प्लास्टिक मुद्रा है, जैसे मैंने एक बार पढ़ा रहा था तो एटीएम में अपने आपको दिखाया था, वो आपके एटीएम है वो प्लास्टिक मुद्रा, वो प्लास्टिक की कार्ड होती है। जैसे आप उसमें कार्ड को डालते हो एटीएम मशीन में, वो क्या है आपको जितनी पैसा का जरूरत है, मतलब जो आवश्यकता है आपको, आप उसमें 24 घंटे कभी भी आप निकाल सकते हो। उसमें लिखा भी होता है भाई 24 आवर, है ना, 24 घंटे कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर जगह जाकर के देखोगे भाई साहब तो वो बंद ही रहता है, हालांकि उसकी मतलब नहीं है, बस कार्य जो है उसका 24 घंटा होता है, वो कभी रुकता नहीं है। अगला परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर क्या है, इसके बारे में बता दीजिए भाई सब, तो ध्यान से सुनना। आप लिखना यहां पे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग बहुत से पहले किया जाता है। ये समाप्य संसाधन होते हैं, अर्थात परंपरागत ऊर्जा कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगे और पुनः इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोल है, प्रकृति गैस इत्यादि। ये ऐसे भाई साहब स्रोत होते हैं जो अभी समाप्त अगर हो गए तो फिर इसे बनाया नहीं जा सकता भाई साहब, ये खत्म तो खत्म हो जाएंगे। अगला सर परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्य संसाधन नहीं, अर्थात इनका पुनः नवीनीकरण संभव है, जैसे पवन ऊर्जा और आपका सौर ऊर्जा। जैसे गैर परंपरागत स्रोत की मैं बात करता हूं तो आपका पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, यानी कि पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है, पुनः नवीनीकरण किया जा सके, उसे हम लोग गैर परंपरागत स्रोत के नाम से जानते हैं। और परंपरागत स्रोत के किसे जानते हैं, जिसे सर हम लोग बनाया नहीं जा सकता है, अगर वह आज है तो ठीक है और खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कर दीजिए। भारतीय नदियों के प्रदूषण के क्या कारण है, तो लिखना वर्तमान समय में भारत की नदी अत्यंत प्रदूषित हो चुकी है। जो हम लोग की नदियां हैं इस समय सबसे ज्यादा दूषित हो गई है भाई साहब, खराब होते जा रही है। छोटी नदियों तो सबसे अधिक विषैली हो गई है, जितने भी छोटी छोटी जो नलियां है वो नाला का रूप ले लिया है, जिसका मुख्य कारण कारखाने से निकलने वाली बृहद मात्रा में प्रदूषण, घरेलू रसायनों एवं कचरे की नदी में डालना है। आजकल क्या होता है सर, उद्योग से यानी कि जो भी इंडस्ट्री है, जहाँ पे कंपनियां हैं, वहां से जो दूषित निकलती है ना, उसको क्या है नदी में ढकेल दिया जाता है, नदी में बहवा दिया जाता है, जिसके कारण वो दूषित होते गई, खराब होते जा रही है। इसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कारण सर लोगों को जागरूक होना चाहिए भाई साहब, नदी को हम लोग स्वच्छ करके रखें, नदी में गंदगियां ना फैलाएं, नदी खराब होते जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि सर पर्यावरण के लिए वन क्यों आवश्यक है। पर्यावरण के लिए वन क्यों आवश्यक है भाई साहब, इस शब्द में ही आंसर है, इसके क्वेश्चन में ही। लेकिन आप पर्यावरण के लिए वन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वन क्यों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन का पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब महत्व निम्नलिखित है। अब इसे देखो फेफड़ा कहा जाता है भाई साहब, अगर फेफड़ा खत्म तो सब कुछ खत्म। लिखना
कि वन के कारण ही बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा होती है। अगर वन नहीं रहेगा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, भाई बादल आकर्षित नहीं होंगे, फिर वर्षा नहीं होगी। वनों से तापमान का संतुलन बना रहता है। अगर वन जो होते हैं यानी कि वृक्ष होते हैं, उसके कारण जो होता है वो तापमान पर नियंत्रण रहता है। आजकल देख रहे हो भाई साहब, अनियमित समय पे कुछ भी हो जा रहा है। जिस समय ठंडी पड़नी चाहिए उस समय ठंडी नहीं पड़ रही है, जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए उसमें गर्मी भी नहीं पड़ रही है। टेम्परेचर कभी एकदम हाई चला जा रहा है, कभी एकदम लो चला जा रहा है। सर ये सिर्फ रीजन है आपकी पेड़ पौधे वन के न होने का, वन की कटाई के कारण। अगर वन को हम लोग रखते हैं, मृदा अगर हम लोग वृक्ष का रोपण करते हैं, तो ये इससे हम लोग काफी दिनों तक अच्छे तरीकों से जो है वातावरण को बना सकते हैं। अगला, मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। जो मृदा का अपरदन है वो इससे नहीं हो पाता है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अगर पेड़ पौधा जो होती है, अगर हम लोग उसमें बुआई करते हैं, बुआई जुताई करते रहते हैं, तो वहाँ जो उर्वरक है वो हमेशा बने रहते हैं, जो ह्यूमस होती है वो बने रहते हैं, जिससे कि फसल अच्छी होती है, मिट्टी की पैदावार, मिट्टी की उसमें क्या है, उसमें अगर कोई भी अन्न उपजाएंगे तो अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में निकलेगी। अगला है कि नदी घाटी परियोजना की किन्हीं 2 लाभों को उल्लेख कर दीजिए। तो भाई साहब आप क्या लिखोगे, लिखना कि नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, नेहरू का निर्माण कर सिंचाई, यहां पे नेहरू हो गया भाई साहब, नहरों का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है। नहर जो होती है, नहरों का निर्माण कर सिंचाई व्यवस्था किया जाता है। बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये 2 आपका है, आप लोग फटाफट से सही से लिख देना। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचना कर दीजिए। आप क्या लिखोगे एग्जाम में, लिखना कि सुखाड़ के उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला, वर्षा की मात्रा में कमी होना या मानसून की विफलता। दूसरा, वायु में शुष्कता एवं पृथ्वी के जलस्तर को नीचे आना। तीसरा है कि वनों की कटाई। और चौथा है नदियों की ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बांधों के निर्माण के कारण जल जो है वो कम होना। अगर आपके आता है सर सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक, तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको याद है जिससे आपको लगता है भाई साहब कि हाँ ये सही आंसर है, या पहले से याद किए हो, तो इसे नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उसे याद कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन देख लो कि कौन कौन सा आपके लिए खास है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल कि सूचना के अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या थी। सूचना के अधिकार आंदोलन का उद्देश्य, सर 40 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके, सिर्फ 10 क्वेश्चन और पढ़ना है। अच्छे तरीकों से पढ़ लो भाई साहब, समझ लो, सिर्फ रटने की कोशिश करो, यानी समझने की। कह रहे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य से 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, कुछ इस प्रकार थे। क्या क्या उद्देश्य था भाई साहब उसका था पंचायत के दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतिलिपि दी जाए। दूसरा था कि सूचना के अधिकार को कानूनी मान्यता मिले। तीसरा था कि सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक पारित किया जाए। ये जो था आप लोग आपके एग्जाम में आएगा, तो फटाफट से सर लिख देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर को स्पष्ट करिए। जो भूकंप है और सुनामी है, तो आप जानते हैं कि भूकंप जो होती है वो धरातल पर उत्पन्न होती है, सुनामी जो होती है वो समुद्र में उत्पन्न होती है। वो क्यों होता है, पृथ्वी में होने वाली कंपन के कारण। वही बात लिखनी है भाई साहब, आपको तो याद ही होगा। भूकंप देखो, जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होने लगते हैं, तब इसे भूकंप कहा जाता है। अगर सुनामी की बात करते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण सागर या महासागर की तली में जब कंपन होने लगता है, तो उसे हम लोग सुनामी कहा जाता है, सुनामी का रूप ले लेता है। आप इसे आसानी से लिख सकते हो। डन सर, एक बार लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला कह रहा सर जिला परिषद के 3 कार्यों के लिखे। जो जिला परिषद होते हैं वो जिला परिषद के बारे में जानते हैं, पंचायती स्तर का होता है। इनके 3 कार्य क्या है, तो देखो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्च सदन होता है, जिसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। आप देखे होंगे सर जिला परिषद जो होता है वो मुखिया से ऊंचे होते हैं, है ना, वो ऊंचे होते हैं। मुखिया तो एक पंचायत का होता है ना, लेकिन जो जिला परिषद होते हैं वो अलग अलग जगह, वो 5, 7, 8 पंचायतों को ले करके चलते हैं वो, ठीक है। चलो, तो क्या होता है भाई, स्वस्थ एवं परिवार कल्याणकारी कार्य करना। दूसरा होता है सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य करना। और तीसरा होता है शिक्षा संबंधी कल्याणकारी कार्य करना। लेकिन आजकल मैं बात करता हूँ कि डंके की चोट पे, आप लोग भी जानते हो भाई साहब, जितने भी जिला परिषद है ये कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं सर, सिर्फ अपना काम निकालते हैं। लो, ये बात आप तो सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं। अगला सरकार है भूकंप के प्रभावों को कम करने के 2 उपायों को लिखिए। भूकंप आ रही है, उसके प्रभाव को अगर कम करें, इसके लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। लिखना,
भवनों का आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम मतलब पूरा घुमा घुमा के बनाया जाए और आयताकार ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर एवं कंक्रीट के कलम होना चाहिए। जो खंबे जो बनते हैं ना बिल्डिंग में, ये बहुत ज़्यादा और मजबूती होनी चाहिए। जो ईंट, छड़ वगैरह का प्रयोग करके बनाते हैं वो आपको होना चाहिए। ठीक है। अगला कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं को लिख दीजिए। भाई साहब संघीय शासन तो लिखना कि संघीय शासन प्रणाली के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। ये आप 2 जो है उपयोग जो है आप आसानी से उसमें लिख सकते हो, यानी कि विशेषताएं जो है लिख सकते हो। अगला सर, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कर दीजिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? भाई साहब अब हम लोगों से बिहार की स्थिति, बाढ़ की स्थिति बचा नहीं है। भाई साहब बाढ़ में क्या क्या होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, कैसे कैसे हम लोग उसमें मतलब कि डूबते चले जाते हैं, कैसे घिसते जाते हैं, ये तो बात पता है, उसी को लिख देना है। कह रहे कि बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आना बिहार राज्य की नियमित बन चुकी है। ये भाई साहब हर साल आता है, ये एक नियम बन चुका है। उत्तर बिहार उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाली नदियों द्वारा भारी मात्रा में जल विसर्जित किया जाता है। नदी तल में गाद जमने के कारण पानी तटबंध को तोड़ मरोड़ कर कृषि क्षेत्र में अधिक विकास ग्रसित क्षेत्र को दे देता है। जैसे कि आप एक कोसी, कमला, बगामत, गंडक नदियां बाढ़ के लिए कुख्यात है। इससे जान माल की क्षति सबसे ज्यादा होती है। दक्षिण बिहार में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियों द्वारा बाढ़ की स्थिति क्या है, उत्पन्न हो जाती है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप इसके बारे में सर लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में सर इसके अलावा कोई दूसरा भी अगर आपको याद है तो आप उसे भी आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। राष्ट्र की प्रगति में जो महिलाएं होती है उसका योगदान क्या है, तो ध्यान से समझना। लेकिन कोई भी राष्ट्र महिला और पुरुष के योगदान पर टिका होता है। घरेलू कामकाज में अपनी संपूर्ण क्षमता से दिन भर श्रम करने वाली महिलाओं के बिना पुरुष न तो स्वतंत्र ऊर्जा उपार्जन कर सकेंगे और न ही संपत्ति की परिवेश कर पाएंगे। मान लो महिलाएं नहीं होंगी, अगर अच्छे से उन्हें भोजन, घर की गृहस्थी की, घर की काम अगर नहीं कर पाएंगी, फिर पुरुष जो अगर उसी में लग जाएंगे, फिर उनकी काम यानी सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग के क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ करके योगदान कर रही हैं। आजकल देख रहे हो कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। आज महिलाएं ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही हैं। महिला हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इसके बारे में आप आसानी से सर एग्जाम में लिखोगे, डोंट वरी, आप परेशान मत हो, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला सर हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डाल दीजिए। सर हैम रेडियो क्या है, आप ध्यान से समझना। सर उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का उपयोग करने वाले रेडियो को हैम रेडियो कहा जाता है। बड़ी आपदाओं के समय जहां संचार के अन्य साधन काम नहीं आते हैं वहां हैम रेडियो काम आता है। ठीक है, अब ये क्या है, चलो आगे लिखना। उसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबंध बनाने का कार्य टावर की बजाय सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में भी किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है आप आसानी से सर भाई साहब लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसे देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है भाई साहब वो क्या है, वो किसे कहते हैं, उसके बारे में अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए। लिखना कि ऐसा राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र योगदान की प्रगति के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करता है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जो पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करता है। भारत की कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 8 है, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस। जिससे आप जानते हो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल होती है। अगला है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, लिखना कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। 1975 ईस्वी में यहाँ तेल का पता चला था। समुद्र के बीच सम्राट नामक विशाल उज्जलायन बनाया गया और तेल निकालने का काम शुरू हुआ। यहाँ पे करें कि कच्चा तेल परिष्करण के लिए पाइपों के जरिए परिष्करण स्थान पर पहुंचाया जाता है, यानी कि पाइपों के द्वारा तेल को एक जगह से दूसरे स्थान जहां पे उसको परिष्कृत किया जा सके पहुंचाया जाता है। यहाँ देश के लगभग 66% तेल जो है यह उसका उत्पादन होता है।
भाई साहब हम लोग देखते देखते 49 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके। अब है आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सर। आज मुझे बताओ कि सर आपने पूरे 50 क्वेश्चन देखा, इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था? नहीं पता, इसका पीडीएफ वगैरह दे देते हैं, क्लास को एक बार फटाफट से आप याद कर लो, जो भी देख लो शेयर कर दो अपने दोस्तों में, या स्टेटस वगैरह लगाया करो साथियों, शेयर किया करो, क्योंकि एक शेयर आपके लाखों बच्चों को फेल होने से बचा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग को लिखिए। मैग्नीज का क्या उपयोग है? लिखना कि मैग्नीज एक लौहयुक्त खनिज होता है, इसका उपयोग मिश्र धातु को बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ शुष्क बैटरी के निर्माण कार्य, फोटोग्राफी में प्रयुक्त ग्लाउडों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग, कांच को रंगने इत्यादि में किया जाता है जो मैग्नीज होता है। तो इसका उपयोग अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखे हुए हो, जानते हो तो इसे लिख सकते हो, अगर नहीं जानते हो, पहली बार देख रहे हो, तो भाई साहब ये लिख सकते हो। तो साथियों इस तरीके से पूरे ये आपका जो है कितने क्वेश्चन मैंने बताया, पूरे 50 क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पहले से मुझे इसमें से 20 क्वेश्चन पता था, कोई बच्चे कह रहे हैं सर 28 क्वेश्चन पता था, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 34 क्वेश्चन पता था। लेकिन अभी जिस स्थिति में आप लोग हो एग्जाम देने के मूड में, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन की याद होना जरूरी है। यानी कि 45 क्वेश्चन अगर आपको पहले से याद होता तो बहुत अच्छी बात थी। कोई नहीं साथियों, परेशान मत हो, इससे याद कर लो जैसे भी करके। आप इससे आसान अगर भाषा अगर लिखना चाहते हो या आपके पास पहले से लिखे हुए हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। और आज शाम 6 बजे ऐतिहासिक क्लास के लिए सर तैयार रहना। शाम 6 बजे मैं मिलूंगा आपके, इस सोशल साइंस के पूरे 500 क्वेश्चन का रिवीजन करना, और आज का काम कल पे मत टालना। आज 6 बजे सर जरूर जुड़ना मेरे से, आप ध्यान देना। शाम 6 बजे हिंदी की समाप्त हो गई है, आज सोशल साइंस समाप्त हो जाएगी, कल साइंस समाप्त हो जाएगी, फिर आपकी मैथ्स, संस्कृत जो भी है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये आप याद करके रखना। ओके साथियों, तो ठीक है, लव यू साथियों। मैं मिलता हूं आपके अगली वाली क्लास में शानदार तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके। एक बार शेयर